हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वीजीएस क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। थोड़ा सा मैंने पहले ही आपको यहाँ पे कमेंट करके बता दिया था कि टेक्निकल इशू के कारण क्लास डिले हो गई और क्लास अभी से हो रही है। यानी कि कितना बज रहा है, 12 बजे, 12:15 बजे से क्लास स्टार्ट हुई है। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग गवर्नर जनरल को पढ़ रहे हैं, और इससे पहले हम लोगों ने लॉर्ड कैनिंग यानी कि जो हमारे अंतिम भारत के अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, वहां तक के चीजों को हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है। ओके, आज हम बात करेंगे उसके आगे की बात को। ओके, उसके आगे की बात को बात करेंगे, यानी कि स्टार्ट करेंगे लॉर्ड कैनिंग से। और आप सभी लोग कैसे हैं? सभी लोग जुड़ जाइए। और गुड आफ्टरनून प्रीति जी, गुड आफ्टरनून। रिंकी जी, गुड आफ्टरनून। सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। सभी का स्वागत है, सभी का स्वागत है। सभी लोग क्लास में जुड़ जाइए, तो हम चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ओके, सभी लोग जुड़ जाइए, हम क्लास में ये चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। सभी का स्वागत है हमारी इस कक्षा में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसके पीछे वाली जो भी सेशन हुए हैं, यानी कि 3 क्लास हुई है गवर्नर जनरल से संबंधित, और आप सभी लोगों ने उसका अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिया होगा और आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। प्रियंका जी, गुड आफ्टरनून। और किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी आप सभी को। ओके, क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो आज की कक्षा को स्टार्ट करते हैं। और पहले थोड़ा सा मैं रिवीजन आपका कल वाले के बारे में बता दूं कि हम लोग बंगाल का गवर्नर जनरल कंप्लीट कर लिए थे। उसके बाद मैंने चार्ल्स मेटकाफ के बारे में बताया था, जो भारत के गवर्नर जनरल, ये भारत के गवर्नर जनरल 35 से 36 के बीच में। इनके बारे में आपको सिर्फ ये चीज याद रखना है कि समाचार पत्र के मुक्तिदाता इनको कहा जाता है। समाचार पत्रों का मुक्तिदाता इन्हें कहा जाता है, यह ध्यान दीजिएगा। और इन्होंने, एडम्स ने 1823 पे इस पे रोक लगाया था। और समाचार पत्रों पे रोक लगाने यानी प्रतिबंध किसने लगाया था? तो एडम्स ने लगाया था। एडम्स कब आते हैं? तो एडम्स आते हैं आपके 1823 में। ओके, तो इनके बारे में ये चीज ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट की बात करें, ऑकलैंड के बारे में हमने देखा। तो प्रथम अफगान युद्ध ध्यान रखिएगा, 38 और 42 के बीच में हुआ था। रणजीत सिंह की मृत्यु भी इसी समय हुई थी। और जो शेर शाह सूरी द्वारा रोड बनवाया गया था, उसका पुनर्निर्माण किया गया और उसका नाम जीटी रोड रखा गया, ग्रांड ट्रंक रोड। इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एलन बरोर के बारे में, दास प्रथा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दास प्रथा का अंत इन्होंने किया था। फिर हमने लॉर्ड हार्डिंग के बारे में देखा कि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1846 में हुआ था, लाहौर की संधि हुई थी इनके समय में। और फिर उसके बाद बालिका हत्या तथा नर बलि पर इन्होंने रोक लगाया था, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम ने। फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें, तो डलहौजी जो थे, द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1846-49 में हुआ था। पंजाब को कंपनी में विलय कर लिया गया था, ये ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद निचले वर्मा पे अधिकरण किया 1852 में। व्यवगत का सिद्धांत या गोद प्रथा या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति जिसको बोल सकते हैं, चारों एक ही हैं, इनका अलग अलग नाम है, इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसका शुभारंभ किया और 8 राज्यों का इसने विलय किया, जिसमें सतारा, जैतपुर, संबलपुर, भगाट, फिर उसके बाद उदयपुर, झांसी, नागपुर और अवध थे। अवध जो है, ये कुशासन का आरोप लगाकर इसका विलय किया गया था कंपनी के साम्राज्य में। उड का डिस्पैच जो है ना, शिक्षा संबंधी जो सुधार था 1854 में, इसी के समय में आया था, डलहौजी के समय में। रेलवे मान्यूट स्मरण पत्र 1853 की अगर हम बात करें, तो ये लाया गया था। और 1853 में प्रथम रेल चली गई थी, कहां से? मुंबई से थाने के बीच में, 34 किलोमीटर। और द्वितीय रेल जो है ना, 1854 में चला गया था, कलकत्ता से रानीगंज के बीच। ओके, फिर 1854 में ही डाक टिकटों का प्रारंभ होता है। 2 पैसे में क्या है कि तार कहीं भी भेजा जा सकता था। 1854 में गंगा नहर को खोल दिया गया। भारतीय बंदरगाहों को अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए खोल दिया गया। और एक पॉइंट जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा कंफ्यूजन था और आप लोग बोल रहे थे कि नहीं ऐसा है वैसा है, तो ध्यान दीजिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये जो है ना, ये सही है। ये डलहौजी के समय में आया था। इसको मैंने स्पेक्ट्रम में देखा। ओके, स्पेक्ट्रम में डलहौजी ही लिखा है। ओके, डलहौजी के ही समय में इसको लिखा गया है, ये ध्यान दीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1826 में आया। लागू कैनिंग के समय में होगा वो ठीक है, बट ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो आया था, वो डलहौजी के समय में ही आया था, ध्यान दीजिएगा। फिर पेशवा के पेंशन को समाप्त कर 1853 में तो खाने को कलकत्ता से मेरठ, सेना का मुख्यालय शिमला में बनाया गया। फिर हमने लॉर्ड कैनिंग के बारे में बात किया कि 1857 में कलकत्ता, मद्रास, बंबई
गुड आफ्टरनून कुसुम जी। कलकत्ता, मद्रास, बंबई में 3 विश्वविद्यालय की स्थापना। 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। विद्रोह के बाद कंपनी के शासन का अंत होता है और यहाँ पे ताज का शासन हो जाता है। और ताज के शासन से यानी कि अब यहाँ पे कंपनी का शासन समाप्त हो जाता है और अब जो गवर्नर जनरल था वो वायसराय हो जाता है। और प्रथम वायसराय कौन होते हैं? लॉर्ड कैनिंग होते हैं। कैनिंग ने जो नोट होता है, नोटों का प्रचलन किया। कैनिंग ने आर्थिक सुधार के चलते ना विल्सन, अर्थशास्त्री विल्सन थे, उनको बुलाया और आयात पे 10% और निर्यात पे 4% का टैक्स लगाया। फिर मुगल सम्राट का पद जो है ना वो समाप्त कर दिया गया। फिर नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860 और फौजदारी विधि संहिता 1861 का निर्माण किया। पुलिस विभाग की स्थापना 1861 में की जाती है, ये राइट है। पुलिस विभाग की स्थापना 1861 में की जाती है, ये राइट है, ध्यान दीजिएगा। आप लोग कल भी कंफ्यूज थे कि ये क्या होगा, तो ये प्रतिभा जी गुड आफ्टरनून, तो ये भी राइट है। और जो आप बता रहे थे कर्जन के समय में, लॉर्ड कर्जन के समय में, तो ध्यान दीजिएगा वो पुलिस आयोग गठन किया गया था। वो पुलिस में प्रशासनिक मतलब पुलिस में सुधार करने के लिए वो आयोग का गठन किया गया था। और पुलिस जो विभाग बना था वो 1861 में ही बना था, वो कैनिंग के समय में बना था, ये ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूजन मत करिएगा। ओके। फिर भारत शासन अधिनियम 1861 आया। अध्यादेश वाला मामला जो मैंने आपको बताया था कि राष्ट्रपति को जो अध्यादेश देने का अधिकार है ना, उस समय गवर्नर जनरल को उसी समय दिया गया, यानी कि वायसराय को 1861 में दिया गया। आज आर्टिकल 123 में अपने राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है और आर्टिकल 213 में राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है, ये आप सभी को पता ही होगा। ओके, तो ये सारी चीजें रही जिनके बारे में हम लोगों ने देखा। ओके, और महालेखा पद के परीक्षक के पद का सृजन किया गया, ये चीज ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। अब देखिए, मैं आपको बताता चलूं, अभी मैं यहाँ पे ऐसे ही था तो टेक्निकल इशू क्लास हो नहीं पा रही थी, तो मैंने कुछ चीजों को लिख दिया है। आप उन चीजों को, ये जल्दी हो जाएगा तो ध्यान दीजिएगा। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लिखना चाहेंगे तो लिखते हुए चलेगा। अब हम बात करेंगे लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड एल्गिन प्रथम के बारे में। अगर हम इनकी बात करेंगे तो 1862 से 63 के बीच में इनका समय काल रहता है। कब? 1862 से 63 के काल में इनका समय काल है, 1862 से 63। और इन्हीं के समय में वहाबी आंदोलन होता है। वहाबी आंदोलन के बारे में जब हम बात करेंगे, किसान आंदोलन के बारे में, जनजातीय आंदोलन के बारे में, तो अब हम आपको वहां पे बताएंगे जो बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, उसी में हम वहाबी आंदोलन के बारे में भी आप सभी को बताएंगे। ओके, क्लियर है पॉइंट? और वहाबी आंदोलन इनके समय में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है ना 1863 में पंजाब में। लॉर्ड एल्गिन, बस इनके समय काल को जरूर याद रखिएगा। ओके, समय काल को जरूर याद रखिएगा। 1862 से 63 के बीच में ये वायसराय बन के आते हैं भारत में। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? सर जॉन लॉरेंस के बारे में। किसके बारे में? सर जॉन लॉरेंस। इनका जो समय काल है 1864 से 1868। मैं यहां पे पहले ही अभी 2-4 पॉइंट बस लिखा हूं, उसके बाद मैं अभी लिख के ही बताऊंगा। सर जॉन लॉरेंस की बात करें तो ध्यान दीजिएगा, इनका जो समय काल है वो 64 से 68 के बीच में है। इनके समय में भूटान का युद्ध हुआ था। भूटान का युद्ध 1865, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 1865 में भूटान का युद्ध हुआ था। इन्होंने अफगानिस्तान के मुद्दे पर अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। अहस्तक्षेप की नीति का मतलब होता है किसी भी प्रकार का उनके शासन में हस्तक्षेप नहीं करना, यानी कि अब ये अहस्तक्षेप की नीति अपना रहे थे। कौन? लॉरेंस की बात की जा रही है अफगानिस्तान के मामले में। अफगानिस्तान के मामले की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद 1865 में पहली बार जो है ना भारत और यूरोप के बीच पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ होता है। कब? 1865 में। 1865 की बात की जा रही है, ध्यान दीजिएगा। पहली समुद्री टेलीग्राम सेवा का प्रारंभ होता है और कैंपबेल के नेतृत्व में अकाल समिति का गठन किया जाता है। अकाल समिति का गठन किया जाता है। नेतृत्व कौन करता है इसका? कैंपबेल। आपको पता होना चाहिए कि उस समय अकाल, भूखमरी चरम पे था। भारत में यहाँ पे अकाल पड़ रहा है और वहां पे राजा का स्वागत किया जा रहा है। अभी आगे हम बताएंगे आपको बहुत सारी चीजें। आप 1911 की जब बातों को देखेंगे तो कलकत्ता में लोग गरीबी से मर रहे हैं। वहां पे इनको खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, अकाल पड़ा है, पूरा भूखमरी की स्थिति है, गांव गांव तबाह हो जा रहे हैं। बट यहाँ पे राजा के स्वागत के लिए यहाँ पे बैंड बाजे के साथ, हाथी घोड़ों के साथ यहाँ पे उनका स्वागत किया जा रहा है। ओके, तो कैंपबेल के नेतृत्व में हुआ था, ध्यान रखिएगा। फिर कलकत्ता, बंबई और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। सर जॉन लॉरेंस के समय में, सर जॉन लॉरेंस के समय की बात की जा रही है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके,
आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 2-3 पॉइंट है जो वायसराय हैं जिनके बारे में मैंने लिख दिया था, मैं सोचा कि लिख ही देता हूं, क्या ही जरूरत है। फिर हम बात करेंगे लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, लॉर्ड मेयो इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो समय काल है 1869 से 1872 के बीच में है। काठियावाड़ा, कहां पे? काठियावाड़ा की अगर हम बात करें तो काठियावाड़ा में राजकोट कॉलेज, कौन सा? काठियावाड़ा में राजकोट कॉलेज। और तथा भारतीय युवराजों के लिए, जो भारतीय युवराज थे ना, उनके लिए राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए अजमेर में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। अगर आपसे पूछे मेयो कॉलेज की स्थापना कब की गई थी तो 1872 में किया गया था। कौन किया था? तो लॉर्ड मेयो उस समय वायसराय होते हैं। और ये किसके लिए किया गया था? तो जो भारतीय राजा थे ना, उनके जो बच्चे थे उनको राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए, राजनीतिक प्रशिक्षण देने के लिए कार्य किया गया था। अब आप लोग सोचिए कि ये जो कॉलेज की स्थापना की गई होगी और जिन राजकुमारों को ये प्रशिक्षण दिया जाएगा वो किस प्रकार से प्रशिक्षण होगा। आप सोचिए, आप लोग बोलते हैं ना कि बहुत सारे लोगों ने, क्या नाम है, कि राजाओं ने इनका साथ नहीं दिया। अब सोचिए कहां पे साथ देंगे जब इनका पढ़ाई लिखाई, रहना, सोना, बैठना, खाना पीना जो है वो यूरोपी के नजरिए से, यानी कि यूरोपी ढर्रे पे चल रहा है, तो कहां से वो भारत का साथ देंगे। अब ये यहाँ पे कॉलेज की स्थापना हो रही है, तो आप सोचिए ना, अब इनको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा वो यूरोपियों के अनुसार दिया जाएगा ना, यूरोपियों के अनुसार दिया जाएगा, तो कहां पे वो मदद करेंगे। तो ये सारी गतिविधियां थी। फिर उसके बाद 1872 में कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। कृषि विभाग की स्थापना की जाती है। क्लियर है पॉइंट? फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो भारतीय सांख्यिकी सर्वेक्षण की स्थापना भी इन्हीं के समय में किया जाता है। और केंद्र और राज्य के मध्य राजस्व के बंटवारा, ध्यान दीजिएगा, बंटवारा की बात की जा रही है। बंटवारे की नई प्रणाली का शुभारंभ 1871 में होता है। राज्यों में, अभी तक सेंट्रल में था, राज्यों में जो है कि रेलवे व्यवस्था का प्रारंभ होता है। फिर 1871 में प्रथम जनगणना का कार्य प्रारंभ होता है, जो पूरा 1872 में होता है। अगर आपसे पूछे कि प्रथम जनगणना, लॉर्ड मेयो, जनगणना पता नहीं कितनी बार पूछा है क्वेश्चन, पीसीएस में कई बार पूछा है, 1871 में होता है। और ये ऐसे एकमात्र वायसराय होते हैं, ये ऐसे एकमात्र वायसराय होते हैं जिनकी हत्या कर दी जाती है। कहां पे हत्या की जाती है? तो अंडमान निकोबार में। ओके, अंडमान निकोबार में ना इनकी हत्या की जाती है। अंडमान और निकोबार में इनकी हत्या कर दी जाती है, ये ध्यान रखिएगा। किसकी बात? लॉर्ड मेयो की बात की जा रही है। लॉर्ड मेयो की बात की जा रही है, जिनकी हत्या अंडमान और निकोबार में की जाती है। क्लियर? क्या आप सभी लोग बताइए, क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? क्या यहां तक का पॉइंट क्लियर है? अगर क्लियर है तो बताइएगा, हम लोग आगे बढ़ेंगे। बताइए, ये क्लियर है? अगर क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ ब्रुक के बारे में पढ़ेंगे अब। ओके, नॉर्थ ब्रुक के बारे में पढ़ेंगे, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देना जरूरी है, तो बताइएगा। क्लियर है पॉइंट? क्या आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया? क्लियर है पॉइंट? प्रियंका जी, कुसुम जी, कंचन जी, बताइएगा सभी लोग। क्लियर है? चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपका क्लियर रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे अब किसके बारे में? नॉर्थ ब्रुक के बारे में। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के बारे में बात करेंगे। तो इन्हीं के समय में ना 1874 का बिहार में अकाल पड़ता है। कब? 1874 में बिहार का अकाल, बिहार का अकाल इन्हीं के समय में पड़ता है। ओके, 1874 की बात की जा रही है, बिहार का अकाल इन्हीं के समय में पड़ता है, याद रखिएगा। और क्या नाम है कि प्रिंस ऑफ वेल्स की ना, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स की भारत की यात्रा कब होती है? तो 1875 में होता है, ध्यान दीजिएगा।
प्रिंस ऑफ वेल्स जो है ना 1875 में भारत में आते हैं। अभी 1876 के बारे में भी आगे हम बात करेंगे, ये सारी चीजें हैं। बाद में, हाँ बाद में लिख लीजिएगा, कोई बात नहीं, ओके बाद में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर। और 1875 में ही, 1875 में आपको शायद उनके बारे में पता हो, सर सैयद अहमद खां के बारे में, सर सैयद अहमद खां के बारे में पता हो ना, सर सैयद अहमद खां ने मोहम्मदन एंग्लो विश्वविद्यालय, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था, की स्थापना की। और इसी में ना ये जो नॉर्थब्रुक होते हैं, इसी में इनको क्या नाम है कि 10,000 रुपए दान में देते हैं। इसमें क्या हुआ कि 10,000 रुपए इन्होंने दान दिया, 10,000 रुपए नॉर्थब्रुक ने दान दिया, नॉर्थब्रुक ने दान दिया। अगर आपसे बोला जाए कि किस कॉलेज को सर सैयद अहमद किस कॉलेज को लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने दान दिया था, तो ध्यान दीजिएगा यह था मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जिसकी स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान ने किया था। इनके बारे में हम बात करेंगे, इनके बारे में हम लोग बात करेंगे, इसका ध्यान रखिएगा। क्लियर, ओके ये पॉइंट क्लियर होगा। और इसी समय ध्यान दीजिएगा, इसी समय पंजाब में कूका आंदोलन होता है, पंजाब में कूका आंदोलन, पंजाब में कूका आंदोलन इसी समय में होता है, पंजाब में कूका आंदोलन इसी समय में होता है, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा। यानी कि लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76, 1874 में बिहार में अकाल पड़ता है, और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान द्वारा 1875 में किया जाता है, जिसमें इन्होंने 10,000 रुपए दान दिया था, और अकाल इसमें पड़ता है बिहार का। फिर पंजाब में कूका आंदोलन भी इन्हीं के समय में होता है। ये थे हमारे लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड नॉर्थब्रुक थे, इनका ध्यान रखिएगा। इनका जो समय काल है 1872 से लेकर 1876 के बीच में है, ओके 1872 से लेकर 1876 के बीच में है। चलिए अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है हमारा लॉर्ड लिटन के बारे में। लॉर्ड लिटन की अगर हम बात करें तो लॉर्ड लिटन ये व्यक्ति काफी माने जाने व्यक्ति हैं, इनके बारे में भी जानना जरूरी है क्योंकि ये पूछे जाते रहे हैं। तो एक क्वेश्चन मुझे बताइएगा कि यहां पे पूछा है द्वितीय अफगान युद्ध जो 1878 से 80 के बीच में हुआ था, 1878 से 80 के बीच में द्वितीय अफगान युद्ध हुआ था। मुझे आप सभी लोग बताएंगे कि प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, ये बताइए। प्रथम अफगान युद्ध कब हुआ था, ये सभी लोग बताएंगे। जस्ट अभी हमने मुझे लगता है कि 5 मिनट पहले जब मैं रिवीजन कर रहा था आप सभी का, तो आपको बताया था वहां पे। बताइएगा प्रथम अफगान युद्ध के बारे में, बताइएगा कब हुआ था, बताइए प्रथम अफगान युद्ध के बारे में बताइए। सभी लोग बताएंगे प्रथम अफगान युद्ध के बारे में, याद है किसी को? तो देखिए अगर आपसे कभी प्रथम अफगान युद्ध पूछ दे तो ध्यान दीजिएगा, प्रथम अफगान युद्ध जो था ये 1838 से लेकर 42 के बीच में हुआ था, और उस समय वहां का गवर्नर जनरल कौन था, गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड ऑकलैंड था। कौन? लॉर्ड ऑकलैंड, ओके लॉर्ड ऑकलैंड जो था ये गवर्नर जनरल था। प्रथम की बात की जा रही है 1838 से 42 के बीच में, द्वितीय जो हुआ था वो 1878 से 80 के बीच में हुआ था, ओके। अगर हम बात करें लॉर्ड लिटन की तो यह एक प्रख्यात कवि था, लेखक था और उपन्यासकार भी था। 1876 से 78 के बीच में इसके समय में भी अकाल पड़ा। अब देखिए
अभी मैंने आपको एक अकाल आयोग का गठन के बारे में बताया था ना, वो बताइए कौन था अकाल, जो अभी मैंने बताया था कि अकाल आयोग का गठन किया गया था, कैंपबेल के नेतृत्व में किया गया था ना, उसको ध्यान रखिएगा। मद्रास, बंबई, मैसूर, हैदराबाद, मध्य भारत के कई हिस्सों तथा पंजाब बुरी तरह से प्रभावित हुआ था ये इस अकाल में। फिर उसके बाद जो राजकीय उपाधि अधिनियम इसी समय लाया गया था, राजकीय उपाधि अधिनियम इसी समय लाया गया था। ये था समय 1876 का। कब? 1876 का समय था, ध्यान दीजिएगा। हाँ 1838 कंचन जी, हाँ ये 1800, ये राजकीय उपाधि अधिनियम ध्यान रखिएगा, राजकीय उपाधि अधिनियम ध्यान रखिएगा, ये 1876 की बात करता है। और इसमें महारानी विक्टोरिया, ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने कैसर ए हिंद, कैसर ए हिंद की उपाधि धारण किया था। किसकी? कैसर ए हिंद की उपाधि धारण किया था, यह ध्यान रखिएगा। कैसर ए हिंद की उपाधि किसने धारण किया? तो महारानी विक्टोरिया ने किया। राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 की बात की जा रही है। ओके, राजकीय उपाधि अधिनियम 1876 की बात की जा रही है, यह ध्यान दीजिएगा। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो इन्हीं के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया गया था। वर्नाकुलर, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 में लाया गया था। ये डेट को जरूर याद रखिएगा, 1878 की बात की जा रही है। 78, 1878 की बात की जा रही है। ओके, 1878 की बात की जा रही है। अठारह 78 की बात की जा रही है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट यानी कि इस एक्ट के द्वारा क्या है कि सभी भी प्रेस वगैरह पे, किताबों पे, पेपरों पे, सभी पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना उनके ऑर्डर के आप नहीं कर सकते थे और सिर्फ अंग्रेजी माध्यम में ही अखबार छाप सकते थे। अपने बोल सकते हैं कि लोकल लैंग्वेज में अखबार नहीं छाप सकते थे, हिंदी में नहीं छाप सकते थे आप, सिर्फ इंग्लिश के ही अखबार बचे हुए थे, बाकी सब पे प्रतिबंध लगा दिया गया था। वर्नाकुलर की बात की जा रही है, इसी को वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बोला जाता है। 1878 की बात की जा रही है, ध्यान रखिएगा। 1878 की बात की जा रही है। किसके समय में आया था? तो लॉर्ड लिटन के समय में आया था। और इसमें एक स्टेटमेंट काफी प्रचलित है सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का स्टेटमेंट है। ये कहते हैं कि यह एक्ट जो है ना आकाश से गिरने वाले वज्रपात के समान है, क्योंकि अब ये अपनी विचारधारा को, अपनी बातों को लोगों को कैसे समझा पाएंगे, क्योंकि लोगों को तो शिक्षा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि लोगों को अंग्रेजी थोड़ी ना आती है। तो और ये लोग जो लोकल लैंग्वेज था उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे, पूरा अंग्रेज, लिटन की बात की जा रही है। और तब ये बोलते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी कि ये जो स्टेट यानी कि ये जो एक्ट है ये हमारे ऊपर आकाश से गिरने वाले वज्रपात के समान है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद एक आता है 1878 का शस्त्र अधिनियम। शस्त्र अधिनियम की बात करें तो ये क्या कहता है? तो इसमें था कि बिना लाइसेंस हथियार रखना या उसका व्यापार करना दंडनीय अपराध होगा। यानी कि आप चाकू वाकू भी लेके नहीं चल सकते हैं अब, चाकू, तलवार, ये सब, क्योंकि देखिए पहले के लोगों के पास ये सारी चीजें थी, बट उनको वो हथियार के रूप में बोलते थे कि अगर आप इसको लेके चलेंगे, क्योंकि वो लोग गलत करेंगे तो आप हो सकता है कि उससे हमला करके उनका जान ले लें। तो ये सारी चीजें थी, तो इन्होंने शस्त्र अधिनियम लाया कि बिना लाइसेंस के आपको हथियार नहीं मिलेगा। अब आप लोग सोचिए ना, आज के ही समय में अगर आपको बंदूक लेना है, रिवॉल्वर अपने पास रखनी है, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और लाइसेंस लेने के लिए आपको बहुत ज्यादा पैसा, क्या नाम है कि खर्च करना पड़ेगा, और साथ में आपको दिक्कतों का सामना भी करना पड़ेगा कि क्यों ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, क्यों ले रहे हैं, ये सारी चीजें। तो अब सोचिए कि उस समय की बात है 1878 की, जब बोल दिया गया कि अब आप अपने पास हथियार नहीं रख सकते हैं बिना लाइसेंस के, और लाइसेंस लेना काफी महंगा था, तो जिसकी वजह से ये सारी गतिविधियां हो जाती है। तो ये 2 पॉइंट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का शस्त्र अधिनियम, और फिर उसके बाद यहाँ पे 1876-78 का काल, राजकीय उपाधि अधिनियम, कैसर हिंद किसने उपाधि किसने लिया था, और अफगान युद्ध वगैरह, इन सभी चीजों के बारे में आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस जो है ना वो पूछे जाते हैं। क्लियर है यहां तक? बताइए, लॉर्ड लिटन तक की चीजें क्लियर है? बताइएगा। और ये एक चीज और ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट है ना, ये जो चीजें थी ना, सिर्फ भारतीयों के लिए था, याद रखिएगा, सिर्फ भारतीयों के लिए। मेन दिक्कत तो ये है,
सिर्फ भारतीयों के लिए था, सिर्फ भारतीयों के लिए, सिर्फ भारतीयों के लिए था, ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब सोचिए ये पॉइंट कि आपका दुश्मन जो है उसको क्या है कि बोल दिया जाता है कि आप बंदूक रख सकते हैं और आपसे बोला जाता है कि आप गोजी डंडा लाठी भी लेके नहीं चल सकते हैं। तो बताइए कहां तक उचित है? उचित है? नहीं है, ये अनुचित है। तो ये सिर्फ भारतीयों के लिए किया गया था, ये शस्त्र अधिनियम की बात की जा रही है। अंग्रेजों के जो लोग थे ना, यूरोपीय वासी जो थे, कोई भी कुछ भी कर सकता था, कोई भी चीज लेके जा सकता था, कुछ भी, उसके ऊपर ये कार्रवाई नहीं की जाएगी। ओके, ये चीज ध्यान देना, यानी कि उनको लाइसेंस की जरूरत नहीं थी। वो रिवॉल्वर क्या नाम है कि अपने जेब में हमेशा रखे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी कर ले। ओके, तो ये पॉइंट था इनके बारे में, लॉर्ड लेटन के बारे में। आप लोगों को लॉर्ड लेटन के बारे में इतनी चीजें जरूर याद रखनी चाहिए और मुझे लगता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। और लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक वगैरह के बारे में आप लोग समझ ही गए हैं। अब हम बात करेंगे किसके बारे में? अब हम बात करेंगे अगला जो पॉइंट है हमारा, लॉर्ड रिपन। ये रिपन जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, इसका ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए अगला पॉइंट करते हैं। अब लिखना पड़ेगा, अब यहाँ पे लिखते हुए चीजों को चलना पड़ेगा, और आप लोग अगर लिखते हुए चलना चाहेंगे तो लिखते हुए चलिएगा। क्लियर? चलिए बात करते हैं किसके बारे में, लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन की अगर बात करें तो लॉर्ड रिपन, ये कब की बात है? तो 1880 से लेकर 1884 के बीच में इनका समय काल रहता है। किसकी? लॉर्ड रिपन की बात की जा रही है। लॉर्ड रिपन के कार्यकाल की बात की जा रही है। 1880 से 84 के बीच में इनका समय काल होता है, ये ध्यान दीजिएगा। और ये सबसे विख्यात वायसराय होते हैं। ओके, इसमें क्या नाम है ना, मदन मोहन मालवीय ने कहा था। इनमें एक व्यक्ति होते हैं मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय ने रिपन को लेकर कहा कि, रिपन को लेकर कहा कि यह सबसे लोकप्रिय वायसराय हैं, सबसे लोकप्रिय, सबसे लोकप्रिय वायसराय थे, वायसराय थे। ओके, ये सबसे लोकप्रिय वायसराय थे, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा, आप लोग लिखते हुए चलिएगा। ओके, और उसके बाद अगला पॉइंट, 1881 में इन्होंने नियमित रूप से, नियमित रूप से जनगणना प्रारंभ कराई, प्रारंभ कराई। कब की बात की जा रही है? 1881 से नियमित जनगणना। इसके पहले लॉर्ड मेयो के समय में स्टार्ट हुआ था जनगणना, यह ध्यान रखिएगा। अगर आपसे कभी पूछे कि किसके समय से नियमित जनगणना की बात की जाती है, तो लॉर्ड रिपन के समय की बात की जाती है, 1881 से। 1881 से, क्लियर है पॉइंट? 1881 से नियमित जनगणना की बात की जा रही है। क्लियर? क्लियर है? चलिए फिर उसके बाद श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए, श्रमिकों की दशा को सुधारने के लिए प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। प्रथम कारखाना अधिनियम, ये कब की बात है? प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 की बात है। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 जो है ना, ये लाया गया।
ओके। और फिर उसके बाद अगला पॉइंट इसमें लिखिएगा, मैसूर के राज्य को, यानी कि मैसूर के जो क्या नाम है कि बोल सकते हैं कि शासक को ना गद्दी की वापसी कराई गई। मैसूर के शासक को, मैसूर के शासक को गद्दी गद्दी वापस दी गई। ये भी 1881 के ही बात करता है। ओके, 1881 की ही बात करता है, ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। उसके बाद जो आपको पता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 का, अब वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। ओके, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। कब की बात है ये? 1882 की बात है। ये ध्यान दीजिएगा, लॉर्ड लिटन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आता है और लॉर्ड रिपन के समय में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया जाता है। ये कंफ्यूजन का पॉइंट हो सकता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग, कंफ्यूज मत होइएगा, ये सीधा सीधा पॉइंट ध्यान रख लीजिएगा। क्लियर है पॉइंट? बताइएगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, बढ़िया, बहुत बढ़िया। अस्थाई शासन संबंधी जो है ना सरकारी प्रस्ताव इन्होंने ही लाया था। बहुत बढ़िया, अस्थाई, सही बता रही हैं आप कंचन जी। स्थानीय स्वशासन संबंधी अभी पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट लिखेगा, स्थानीय स्वशासन संबंधी जो है ना, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में लाया गया। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव। अठारह इसी वजह से ना इसमें स्थानीय शासन का जनक इनको बोल सकते हैं, स्थानीय शासक का जनक इनको बोला जाता है। ये पॉइंट भी, हाँ, ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कंचन जी। स्थानीय स्वशासन का सरकारी प्रस्ताव 1882 में आया और यहीं पे लिख दीजिएगा, इसीलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। इसीलिए इसीलिए इन्हें स्थानीय शासन का जनक बोला जाता है, जनक बोला जाता है। ओके, स्थानीय स्वशासन का जनक बोला जाता है। बाकी कोई दिक्कत नहीं, आप लोग रिकॉर्डेड देख लीजिएगा। हाँ, 1882 की बात की जा रही है। ओके, और आपको एक चीज और पता होगा, सर विलियम हंटर, सर विलियम हंटर के बारे में पता होगा। विलियम विलियम हंटर, सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। शिक्षा आयोग का गठन किया गया। ओके, गठन किया गया। ये भी कब किया गया? तो ये भी 1882 में ही किया गया। ओके, विलियम हंटर की अध्यक्षता की बात की जा रही है। हाँ, ये तो आप लोगों ने सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा, सोशियोलॉजी में भी पढ़ा होगा। ओके, क्लियर? क्लियर है पॉइंट? यहां पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति हो गई। विलियम हंटर की क्या नाम है की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग की स्थापना की बात करता है। स्थानीय स्वशासन संबंधी सरकारी प्रस्ताव 1882 में भी इन्होंने लाया था, ये भी सही है। फिर उसके बाद बताइएगा,
और वित्तीय विकेंद्रीकरण का, यानी कि वित्तीय विकेंद्रीकरण वित्तीय विकेंद्रीकरण विकेंद्रीकरण का प्रारंभ बोल सकते हैं। वित्तीय विकेंद्रीकरण का प्रारंभ, या विकेंद्रीकरण का माने बंटवारा। अब यानी कि जैसे कि राज्य का, केंद्र का, स्थानीय का, ये अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इनका विकेंद्रीकरण, जब भी विकेंद्रीकरण का मतलब आ जाए तो बंटवारे की बात करता है, यानी कि सत्ता का एक स्थान पे नहीं होना, सत्ता का बंटवारे की बात करता है। जब केंद्रीकरण का बात करें तो एक तरह से सत्ता का एक जगह स्थापित होने की बात करता है, यानी कि जिस तरीके से तानाशाह शासन की बात करता है उस तरीके से। विकेंद्रीकरण का मतलब बंटवारे की बात करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्लियर है? हाँ, बहुत बढ़िया। 1884 की बात करता है नीतू जी, 1884 है, 83-84 बोल सकते हैं। उसी विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था ना, उसी उसको बता रहे हैं इल्बर्ट विल जो विवाद है ना, 1884 इल्बर्ट विल विवाद, ये 1883 और 84 ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट। 1884 का इल्बर्ट विल विवाद के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया, के कारण ही इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। क्या? अपने पद से इन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया था। क्लियर? पॉइंट क्लियर है? हाँ, 1883-84, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया ना, इसीलिए मैंने दोनों लिख दिया यहां पे, 1883 और 84 दोनों लिख दिया। क्लियर है? बताइएगा, क्लियर है पॉइंट? चलिए, अब हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। ये पॉइंट क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़े। क्या आपको रिपन के बारे में चीजें समझ में आ गई? क्या आप सभी को रिपन के बारे में चीजें समझ में आ गई? बताइएगा सभी लोग, क्या आप सभी को रिपन के बारे में जो पॉइंट था वो समझ में आ गया? चलिए, अब हम बात करेंगे लॉर्ड डफरिन के बारे में। किसके बारे में? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन की बात करते हैं। ये डफरिन वही व्यक्ति हैं जिनके समय में कांग्रेस की स्थापना होती है, शायद आपको पता होगा। ओके, कांग्रेस की स्थापना इन्हीं के समय में होता है। इनका जो समय काल है वो है 1884 से 1888। ओके, 1884 से 1888 का समय इन्हीं के समय की बात करता है। हाँ, 1884 से 88 आप सभी को याद है, अच्छी बात है। ओके, अब देखिएगा, ये बात की जा रही है 1885 की। ये एक एक्ट लाते हैं जिनका नाम था टेनेंसी एक्ट। 1885 में ये एक एक्ट आता है, 1885 में एक एक्ट आता है, कहां पे? बंगाल टेनेंसी एक्ट। इस एक्ट में क्या था पता है? टेनेंसी एक्ट क्या था? इसमें था कि अब क्या नाम है, जमींदार जो है ना अपनी इच्छा अनुसार जो है ना किसानों की भूमि नहीं छीन सकते थे। ओके, किसानों की भूमि ये नहीं छीन सकते थे अपनी इच्छा से। पहले क्या होता था कि अगर जो किसान थे वो क्या नाम है कि यहाँ पे कर टैक्स नहीं दे पा रहे थे, उनकी जमीन को ले लिया जाता था। बट इसमें टेनेंसी एक्ट की बात करें तो इसके तहत क्या नाम है कि अब जमींदार अब जमींदार अपनी इच्छानुसार, अपनी इच्छा से किसानों की जमीन, नहीं छीन सकते थे। छीन
सकते थे, ये ध्यान रखिएगा। क्या अब ये अपनी इच्छा अनुसार किसानों की जमीन, हाँ 1885 की बात करता है, नहीं छीन सकते थे, ये ध्यान दीजिएगा। एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, टेनेंसी एक्ट ये बंगाल की बात है। अगर आपसे कभी पूछ ले कि पंजाब में टेनेंसी एक्ट कब लागू हुआ था, तो अगर आपसे पंजाब पूछे तो पंजाब में जो टेनेंसी एक्ट था ये 1887 में लागू हुआ था। कब? 1887 की बात करता है पंजाब में। क्लियर? 1887 की बात करता है, पंजाब की बात करता है। ओके क्लियर? फिर अगला पॉइंट ध्यान रखिएगा कि 1885 की ही बात की जाती है, जिसमें वर्मा को जीतकर 1885 वर्मा को जीतकर, वर्मा यानी कि म्यांमार, आज का म्यांमार जो है, वर्मा को जीतकर अंग्रेजी राज में मिला लिया जाता है। अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाता है। यानी कि सोचिए, अब वर्मा वर्मा अगर रहा होता, सब अपना होता, मिला लिया जाता है। और एक पॉइंट और ध्यान दीजिएगा, 1935 का भारत शासन अधिनियम के बारे में, 1935 का भारत शासन अधिनियम में, उसके बाद 1937 में क्या होता है ना, 1935 के शासन अधिनियम के तहत 1937 में म्यांमार को भारत से अलग कर दिया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। म्यांमार, वर्मा को भारत से अलग, वर्मा को स्वतंत्र कर दिया जाता है, एक तरह से बोल सकते हैं स्वतंत्र कर दिया जाता है, स्वतंत्र। ओके, कब की बात की जा रही है? 1937, ये ध्यान दीजिएगा। 1937 की बात की जा रही है, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। 1937 की बात की जा रही है। ओके क्लियर? फिर अगले पॉइंट को ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट है आपका कि 1887 में 1887 में 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना की जाती है। विश्वविद्यालय की स्थापना, वो भी समय इन्हीं का था, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। फिर इसमें एक पॉइंट और लिखिएगा, एक पॉइंट और ये लिखिएगा कि 1885 में भारतीय नेशनल कांग्रेस की स्थापना, भारतीय कांग्रेस, ओके, भारतीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है। ओके, भारतीय कांग्रेस, भारतीय कांग्रेस की स्थापना। हम जब बात करेंगे अधिवेशन के बारे में, इनके बारे में तो अच्छी तरीके से जानेंगे, अधिवेशन के बारे में और कांग्रेस के बारे में। 1885 में किया जाता है, मुंबई में किया जाता है, गोकुलदास संस्कृत विश्वविद्यालय आप लोग जानते होंगे, वहां पे बंबई में इसकी स्थापना की जाती है। पहला जो था उसकी बात की जा रही है। तो ये सारी चीजें थी, ये सारी चीजें थी किसके बारे में? डफरिन के बारे में। ये सारी चीजें थी डफरिन के बारे में। ओके, डफरिन के बारे में ये चीजें थी। हाँ, इसी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, हाँ एओ ह्यूम, एओ ह्यूम, बहुत बढ़िया, एओ ह्यूम की बात की जाती है, उन्होंने किया था। उनके बारे में भी अच्छे तरीके से जब हम लोग अधिवेशन को पढ़ेंगे ना, तो वहां पे पूरा अच्छे तरीके से चीजों को कंप्लीट करेंगे। ओके, अभी जब हम बात करेंगे भारत के विदेशी राज्य, जब हम इतिहास पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। यानी कि जैसे कि जब भारत के पड़ोसी राज्यों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष के बारे में पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको अफगानिस्तान भी पढ़ा जाएगा आपको, क्योंकि अफगानिस्तान, प्रथम अफगान युद्ध 1838-42, द्वितीय अफगान युद्ध आपको जानते ही होंगे। फिर उसके बाद बात करें, नेपाल के साथ पढ़ा जाएगा, भूटान के साथ पढ़ा जाएगा, म्यांमार के साथ पढ़ा जाएगा। बाकी तो सब म्यांमार के साथ पढ़ा जाएगा क्योंकि म्यांमार को भी मिला लिया गया था। बाकी तो सब क्या नाम है कि अपने ही थे, पाकिस्तान वगैरह, बांग्लादेश, ये तो अपने ही थे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब बताइएगा, यहां तक की चीजें क्लियर हैं? सभी लोग बताएं कि क्या यहां तक की चीजें क्लियर हैं? एओ सही है, बताइएगा। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, लॉर्ड लेंसडाउन के बारे में पढ़ें।
चलिए देखिए, बात करेंगे लॉर्ड लेंसडाउन। किसके बारे में? लॉर्ड लेंसडाउन के बारे में बात करेंगे। लॉर्ड लेंसडाउन, लॉर्ड लेंसडाउन। इनका समय काल कोई बताएगा मुझे? इनका समय काल कोई मुझे बताए? हाँ, इनका समय काल बताइएगा। मैं समय काल नहीं लिखूंगा, आप लोग बताइएगा। समय काल बताइए सभी लोग, बताइए। मैं अगला पॉइंट लिख रहा हूं कि 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम आया। क्या? द्वितीय कारखाना अधिनियम। कारखाना अधिनियम इन्हीं के समय में आया। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा और यहीं पे आप नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर आपसे कभी प्रथम पूछ दे तो प्रथम जो था वो 1881 में आया था और उस समय रिपन की बात की जाती है। ओके, रिपन की बात की जाती है, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। उस समय रिपन की पॉइंट की बात की जाती है, ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा। 1891 द्वितीय कारखाना अधिनियम की बात की जाती है। हाँ, 1888 से 94, बहुत बढ़िया। 1888 से 1894 की बात की जाती है। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ओके, क्लियर है? और इन्हीं के समय में भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। भारत परिषद अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892 लाया गया। 1892 इन्हीं के समय में आया था, आप सभी को पता होगा। 1892 में आया था। और क्या नाम है, भारत में ना निर्वाचन संबंधी सिद्धांत का प्रारंभ होता है और यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता था। यहाँ पे अभी हम बात करेंगे किसके बारे में, जब संवैधानिक इतिहास आप लोग पढ़ेंगे ना कभी, 1773 से लेकर 1947 तक के, यानी कि संविधान की पृष्ठभूमि, हमारे संविधान का यानी कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस की बात की जा रही है। हमारे संविधान की पृष्ठभूमि जब पढ़ेंगे ना तो उसमें 1773 से लेके ये सभी चीजों को हम लोग वहां पे कवर करेंगे। क्लियर? हाँ, और याद रखिएगा तीसरा पॉइंट, 1893 में अफगानिस्तान, अफगानिस्तान और किसके बाद बताएगा? अफगानिस्तान और भारत के बीच में। ओके, अफगानिस्तान और भारत के बीच में, और भारत भारत के बीच में डूरंड आयोग की स्थापना। क्या? डूरंड, डूरंड आयोग की स्थापना की जाती है। ओके, डूरंड आयोग की स्थापना, और जो डूरंड रेखा है ना वो 1894 में खींची जाती है। डूरंड रेखा, ये 1894 में डूरंड रेखा। डूरंड रेखा 1894 की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1893 अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरंड आयोग की स्थापना किया जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। अच्छा, भारत और क्या नाम है कि भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? बताइएगा। हाँ, वो तो सही है, वो तो सही है। बताइए, भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? बताइए बताइए, चलिए आप लोग बताते हुए चलिएगा। 1892 नहीं, 1894। हाँ, मैकमोहन ये 1894 की बात करता है कंचन जी। हाँ, रागनी जी, मैकमोहन रेखा, चीन के बीच मैकमोहन रेखा है, उसको भी ध्यान दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे। लॉर्ड लेंसडाउन हो गया, अब इसके बाद कौन आएगा? लेंसडाउन के बाद कौन आएगा? अगला पॉइंट आ जाएगा लॉर्ड एल्गिन। कौन? लॉर्ड एल्गिन की बात करेंगे।
लॉर्ड एल्गिन की बात करें तो इनका जो समय काल है 1894 से लेकर 1899 तक होगा ना। 1894 से लेकर 1899 तक होगा, लॉर्ड एल्गिन की बात की जाएगी। ओके, लॉर्ड एल्गिन। क्लियर? लॉर्ड, हाँ, मैकमोहन रेखा वो तो सही है, मैकमोहन रेखा वो सही है। देखिए, इनके बारे में एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, इनका एक स्टेटमेंट बहुत ही विख्यात है। ये बोलते हैं कि हमने, इनका एक स्टेटमेंट है, ये बोलते हैं कि हमने हमने भारत को हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, तलवार के बल पर जीता है। क्या? हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है, और इसी के आधार पर हम उन्हें, क्या नाम है, कि एक तरह से बोल सकते हैं कि इसी के आधार पर क्या है कि इसी बल के अधीन रखेंगे। ओके, हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और इसी बल के अधीन रखेंगे, और इसी बल के अधीन रखेंगे। अधीन रखेंगे। ओके, क्योंकि अब इन्होंने ना, अब ये लोग धीरे धीरे परेशान होने लगे थे, क्योंकि कांग्रेस जो है ना उसकी स्थापना हो चुकी थी। अब कांग्रेस में जो नरम दल था वो एक्टिव हो चुके थे, थोड़ी बहुत ही सही, अनुनय विनय के माध्यम से ही सही, लेकिन चीजें अब भारत के पक्ष में, उनको राष्ट्रीयता की भावना जो थी ना वो अब उठने लगी थी लोगों में। अब लोग समझ गए थे कि ना कहीं ये लोग, क्या नाम है, कि अब भारत का शोषण कर रहे हैं, हमें अपने अधिकारों को जानना होगा। अब ये अपने अधिकार के लिए धीरे धीरे लड़ने शुरू हो गए थे। ओके, ओके, क्लियर है? हाँ, 1894 से लेकर 99 की बात करता है। अब हम बात करेंगे ना, देखिए, आपको शायद एक पॉइंट याद होगा, चापेकर बंधुओं द्वारा, चापेकर बंधुओं द्वारा द्वारा दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या, दो ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या। अठारह में। ओके, और एक पॉइंट और याद रखिएगा, पूना में प्लेग, पूना में प्लेग भी जो था ना वो भी इन्हीं के समय में आया था, वो भी 1897 के ही बात करता है। ये 3-4 पॉइंट जो है ना आप लोग याद रखिएगा। और एक चीज और, इंडियन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया, इंडियन इंडियन एजुकेशन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया गया। का गठन किया गया, इन्हीं के समय में हुआ था। ये सारी चीजें हैं लॉर्ड एल्गिन के बारे में, लॉर्ड एल्गिन के बारे में ये चीजें हैं। इतने चीज को आप लोग याद रखेगा, और बहुत सारी चीजें हैं, ऐसा नहीं है कि हम अभी चीजों को छोड़ रहे हैं या क्या कर रहे हैं, चीजों को हम यहां पे करते हुए चलेंगे। क्या हुआ? 1847 से 1854, क्या हुआ? क्या हुआ गंजन जी, कौन था? 1854 से, अरे लॉर्ड डलहौजी होते हैं ना, 46 से होते हैं, सॉरी 48 से, 1848 से लेकर 1856 तक लॉर्ड डलहौजी होते हैं, डलहौजी। ओके, वो ध्यान दीजिएगा, डलहौजी है उस समय। चलिए, देखिए, अगर अब हम बात करें, अगर अब हम बात करें तो हम लोगों ने अभी बहुत सारे लोगों को देख लिया है, जिसमें से आप लोग देखिएगा कि हमने बंगाल का, देखिए हमने कौन कौन सी चीजों को पढ़ लिया है अभी। बंगाल का गवर्नर, ये आपको याद होगा, कंप्लीट होगा।
फिर उसके बाद बंगाल का गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल, ये आपको याद होगा, कंप्लीट होगा। फिर भारत का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल, ये भी आपको याद होगा और कंप्लीट होगा। फिर उसके बाद भारत का वायसराय, भारत का वायसराय, इसको हम लोगों ने दो पार्ट में बोला था करने के लिए, दो पार्ट में बोला था, पार्ट वन, पार्ट वन और पार्ट टू। पार्ट वन जो था वो आपका क्या नाम है कि कैनिंग से लेकर एल्गिन तक था। ओके, कैनिंग से लेकर जो है वो एल्गिन तक था, ये आप सभी को पता होगा। ओके, कैनिंग से लेकर एल्गिन तक था। और उसके बाद जो पार्ट टू था वो लॉर्ड कर्जन से लेकर लॉर्ड माउंटबेटन तक था। ओके, तो जो भारत का वायसराय का प्रथम पार्ट है उसको मैं आपको बता देता हूं, कौन कौन से लोग थे, आप लोग भी बताते हुए चलिएगा। भारत की वायसराय, भारत का वायसराय, हमने इसको दो पार्ट देखा था, इसको नहीं देखेंगे अभी, पार्ट वन की बात करते हैं। पार्ट वन, तो देखिएगा इसमें हमने किन लोगों को देखा। तो पहले तो हमने कैनिंग को देखा, किसको, कैनिंग, कैनिंग का कोई समय काल बताएगा मुझे, कैनिंग का कोई समय काल बताए मुझे। बताइए, बताइए कैनिंग के समय काल को बताइएगा, कैनिंग के कैनिंग के समय काल को बताइएगा। हाँ, कैनिंग के समय काल को बताइएगा, 1856 से 1862। बहुत बढ़िया, 1856 से 1862। अब इसके बाद कौन आएगा, कैनिंग के बाद कौन आएगा बताइए, कैनिंग के बाद कौन आएगा, कैनिंग के बाद कौन आएगा, सभी लोग बताए कैनिंग के बाद कौन आ रहा है। कैनिंग के बाद बताइए कौन आएगा, हाँ बताइए कैनिंग के बाद कौन आएगा। अरे भाई साहब भूल जा रहे हैं आप लोग, पहला, दूसरा, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन प्रथम की बात करता है ना, अभी द्वितीय के बारे में तो पढ़ा, प्रथम की बात करेगा, ये प्रथम की बात करेगा। हाँ, लॉर्ड एल्गिन, लॉर्ड एल्गिन की बात करता है, लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इनका समय काल 1862 से लेकर 63 तक। ओके, और फिर उसके बाद तीसरा सर जॉन लॉरेंस, तीसरा जो है ना सर जॉन लॉरेंस होंगे ना, तीसरा कौन हो जाएगा, सर जॉन लॉरेंस, सर जॉन लॉरेंस, इनका समय काल 1863 से लेकर 1868 तक। अच्छा, अब इसके बाद बताइए सर जॉन लॉरेंस के बाद कौन आएगा, सर जॉन लॉरेंस के बाद कौन आएगा। हाँ, 64, वही 63 64, 64 से 68, हाँ 64 से 68, 64 से 68, 63 खत्म, 64 लिख दीजिए, 64 से 68, 64 से 68 सही है। बताइएगा लॉरेंस के बाद कौन आएगा, कंचन जी, नीतू जी, रागनी जी, कुसुम जी, सभी लोग बताए। लॉर्ड नहीं नहीं, लॉरेंस के बाद, हाँ बहुत बढ़िया, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो, बहुत बढ़िया, लॉर्ड मेयो की बात की जाएगी, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो की बात की जाएगी। ये 1869 से लेकर 1872, 1869 से लेकर 1872, ये ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद मेयो के बाद बताइए, हाँ सही है, 1864 से 68 उनका सही था। लॉर्ड मेयो के बाद बताइए, मेयो सही है, मेयो सही है,
मेयो सही है, आगे बताइएगा। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, बहुत बढ़िया। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक, पांचवा लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक। इनका समय काल 1872 से 1876। इसके बाद नॉर्थ ब्रुक के बाद बताइए, नॉर्थ ब्रुक के बाद बताइए क्या हो जाएगा। नॉर्थ ब्रुक के बाद बताइए कौन रहेगा, छठवें नंबर पे कौन रहेगा यहां पे, छठवें नंबर पे कौन रहेगा, छठवें नंबर पे लॉर्ड लिटन, बहुत बढ़िया। लॉर्ड लिटन, लॉर्ड लिटन, इनका समय काल क्या है, 1876 से 80। सातवें नंबर पे बताइए, सातवें नंबर पे बताइए, सातवें नंबर पे कौन बता रहा है, सातवें नंबर पे बताइएगा। लॉर्ड रिपन, बहुत बढ़िया। लॉर्ड रिपन, बहुत बढ़िया। लॉर्ड रिपन 1880 से 1884, 1884। उसके बाद बताइए, लॉर्ड रिपन के बाद बताइए, लॉर्ड रिपन के बाद बताइएगा, आठवां नंबर बताइए। लॉर्ड रिपन के बाद, बहुत बढ़िया नीतू जी, बहुत बढ़िया, सभी लोगों को याद है, ये अच्छी बात है। लॉर्ड डफरिन, डफरिन था, डफरिन, ओके, डफरिन था 1884 से 1888 के बीच में। अब इसके बाद बताइए नवे नंबर का, नवे नंबर का डफरिन के बाद बताइए, डफरिन के बाद, डफरिन, रिपन सही है, डफरिन सही है, डफरिन, डफरिन सही है, 84 से 88, बहुत बढ़िया। लॉर्ड लैंसडाउन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन, ये 1888 से 1894 के बीच में आते हैं। अब 10वां नंबर बता दीजिए भाई साहब, आप सभी लोग 10वें नंबर को बताइएगा। 10वां क्या हो जाएगा, 10वां, 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 सभी लोग 10वां बताइए, 10वें नंबर को बताइएगा। ना ना, कर्जी नहीं, हाँ बहुत बढ़िया, लॉर्ड एल्गिन। देखिए एक चीज मैं बताऊं नीतू जी, बहुत बढ़िया है, अच्छी बात है। लॉर्ड एल्गिन, एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, द्वितीय, हमेशा द्वितीय को ध्यान रखिएगा। 1894 से लेकर 1899 तक, ओके, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। यहां पे देखिए जो हमने यहां पे आपको बताया था, हाँ देखिए, कैनिंग, लॉर्ड एल्गिन, सर जॉन लॉरेंस, लॉर्ड मेयो, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड लेंसडाउन और लॉर्ड एल्गिन। क्लियर है, एल्गिन। अब इसके बाद कर्जन आएंगे, उसके बाद हम लोग बात करेंगे कर्जन के बारे में, वो तो आगे बात करेंगे। और अभी ये सारी चीजें, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया। जैसे हो गया कर्जन हो जाएंगे, फिर लॉर्ड मिंटो द्वितीय हो जाएंगे, और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएंगे, और उसके बाद इन सारी चीजों को हम लोग देखेंगे, चेम्सफोर्ड को देखेंगे, रीडिंग को देखेंगे। एक बार मैं आपका फिर से पूरा आपको, अच्छा बताइए याद हुआ, कॉन्फिडेंस आया कि नहीं आप सभी को, क्या आप सभी को कॉन्फिडेंस आया क्या? अभी आप लोगों ने लॉर्ड एल्गिन द्वितीय तक की चीजों को कंप्लीट कर लिया है, यानी कि आप लोगों ने 17 से 57, यानी कि लॉर्ड क्लाइव से लेकर लॉर्ड एल्गिन तक, यानी कि अब सिर्फ आगे के 10 बजे हैं कर्जन के साथ। उसमें से कर्जन आपको पता है, मिंटो द्वितीय प्रथा पता है आपको, आपको हार्डिंग द्वितीय के बारे में पता है, आपको माउंटबेटन के बारे में पता है, आपको बेवेल के बारे में पता है, तो बचा ही कहां, बताइएगा। अच्छे से याद हुआ, समझ में आया, ये सारी चीजें हैं। अगर आप लोग इसको नोट्स में करते रहेंगे ना, बनाते हुए चलेंगे, तो आपको और भी मजा आएगा, ओके, और भी मजा आने वाला है यहाँ पे। और देखिए मैं सोचा था कि ये कंप्लीट हो जाएगा आज, बट ये कंप्लीट नहीं हो पाया। तो अब याद रखिए आप सभी लोग, ये कंप्लीट नहीं हो पाया अब, क्योंकि देखिए अब लिख के पढ़ाने में, अगर मैं यहाँ पे पीपीटी से पढ़ाता
तो यकीन मानिए कि आपको ये 2 वीडियो से ज्यादा लगता नहीं और ये कंप्लीट हो जाता। और दूसरी चीज, आपको तब वो इंटरेस्ट नहीं आता और ना ही आपको याद कराने में मजा आता है। आप याद भी नहीं करते अच्छे से, आप याद भी अच्छे से नहीं करते। और आप पीपीटी क्या होता है ना, जब पीपीटी एकदम पीपीटी कलेक्टर बन जाते हैं लोग। पीपीटी कलेक्ट नहीं करना है आपको, मैं इसीलिए लिख के बताया ताकि आपके पास एक नोट्स हो जाए, खुद का नोट्स। और देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें पूरा इतिहास को इसमें निचोड़ के रख दिया गया है, ऐसा कुछ नहीं है इसमें। हाँ, लगभग 50-60% चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और जहां भी कोई चीजें आपको मिलती रहे ना, आप इन 4 पेज में 5 पेज में अपने रिवीजन के लिए उन सारी चीजों को यहाँ पे ऐड ऑन करते जाइएगा ताकि आपका अच्छा हो जाए। अब देखिए, जैसे कि आपको पता है कि यहां पे मैंने आपको बताया था, यहां पे आपको मैंने बताया था किसके बारे में, ये भारतीय कांग्रेस के बारे में बताया था। अब जैसे कि भारतीय कांग्रेस यहां पे आपने लिखा ना, आप खुद से थोड़ा सा मेहनत खुद करिए और वहां पे जाइए, भारतीय कांग्रेस के बारे में थोड़ा सा पढ़िए कि हाँ, ए.ओ. ह्यूम कौन था, 1885 की बात करता है, कांग्रेस की स्थापना की। मैं पढ़ाऊंगा ही, मैं आपको स्मार्ट स्टडी करने का तरीका बता रहा हूं। और अगर आप जब खुद से मेहनत करने लगेंगे और भी, तब आपको यहां पे चीजें समझ में आने लगेंगी। जैसे मैं देख रहा हूं अभी आप सभी लोग ना एक्टिव हैं। एक्टिव का इन द सेंस कि अभी आप सभी लोग मुझे बता रहे हैं कि हाँ सर, ये भी होना चाहिए, इनके समय में ये हुआ था, इनके समय में ये हुआ था। ओके, तो ये सारी चीजें आपको ना बहुत मजे में आपको बहुत मजे में क्या है कि यहाँ पे याद होती चली जाएंगी। मैं यही देख के खुश था कि आप सभी लोगों का कमेंट आ रहा था कि अगला गवर्नर जनरल कौन होगा, अगला क्या नाम है कि वायसराय कौन होगा, अगला व्यक्ति कौन होगा, कौन आ रहा है, उनका समय काल क्या है। ये जो है ना, वाकई में अब आप लोग खुद में अपने आप को कॉन्फिडेंस महसूस कर रहे होंगे, यानी कि आपको लग रहा है कि हाँ, अभी मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा चीजें क्या है। आप सोचिए, जब इसी तरीके से आप 1947 तक की चीजों को पढ़ लेंगे तो आपको जो ये क्वेश्चन आते हैं, आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे देखिएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम कारखाना अधिनियम, देखिएगा क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा। प्रथम कारखाना अधिनियम, फिर उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, फिर कांग्रेस की स्थापना, कांग्रेस की स्थापना, फिर उसके बाद डूरंड आयोग। मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग बताइएगा इसको क्या नाम है। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। ओके, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन है, इसका ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन मैं आप सभी को बता रहा हूं। हाँ, आप लोग अपने से ही थपथपा लीजिए अपना पीठ, क्योंकि ये पहले क्वेश्चन करके जाइएगा, इस क्वेश्चन को करिएगा। यहां पे आपको क्या ना कि क्रम वाइज लगाना है कि कौन पहले हुआ था, कौन बाद में हुआ था। यहां पे ऑप्शन ए है आपका ए, बी, सी और डी। और ऑप्शन बी है आपका एक, बी, फिर उसके बाद सी, बी, सी, ए और डी। फिर है आपका सी ऑप्शन, बी, ए, सी और डी। फिर है आपका ऑप्शन डी, ये है आपका ए, बी, डी और सी। आपको बताना है इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा, बताइए। पिंकी जी गुड आफ्टरनून, लेट हो गई, कोई बात नहीं, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर बताइए। इसको आपको सीरियल वाइज लिखना है, क्रमवार व्यवस्थित करिए, क्रमवार तरीके से, क्रमवार तरीके से पहले से अंतिम, पहले से अंतिम व्यवस्थित करें, व्यवस्थित करें। क्लियर, व्यवस्थित करना है, बताइए। बी बता रहे हैं आप लोग।
सॉरी सर लेट, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, लेट आप नहीं हो गई, लेट मैं ही हो गया था। अच्छा बी बता रही हैं। चलिए चलिए सभी लोग बताएं मुझे कि प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था भाई? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? इस ऑप्शन को छोड़िए अभी, अभी मुझे बताइए प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? बताइएगा। अरे बी में जाइए, पहले ये बताइए कि मुझे प्रथम कारखाना अधिनियम कब आया था? अभी आप लोग खुद अपने बोलेंगे कि अरे कैसे गलत हो गया। अभी मैं दिखा रहा हूं आपको। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 की बात करता है। ओके। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 की बात करता है, लिटन के समय में। कांग्रेस की स्थापना 1885 की बात करता है। डूरंड आयोग 1893 की बात करता है। भाई साहब तो पहले तो बी होना चाहिए, तो पहले बी, यानी कि ये ऑप्शन और ये ऑप्शन कट हो गया, पहले का बी। फिर दूसरा प्रथम कारखाना नियम, यानी कि बी और ए होना चाहिए, तो बी ए इसमें है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। क्या बता रहे हो आप लोग, क्या बता रहे हैं? ऐसे बताओ बा, बताइए क्या बता रहे हैं आप सभी लोग? अभी क्लियर हुआ क्या बता रहे हैं? तो कहां पे बता रहे हैं, देखिए ना। हो गया ना, अभी क्लियर है कि नहीं आपको? प्रथम कारखाना अधिनियम की बात की गई थी, द्वितीय कारखाना अधिनियम वो तो बाद की बात है, 91 की बात है, बट प्रथम कारखाना अधिनियम 81 की बात है, रिपन के समय में आया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ना, लिटन के समय में आया था। अगर आपसे पूछे कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति तब 1882 लगाएंगे, कांग्रेस की स्थापना 1885। डफरिन के बारे में जानते ही होंगे, डूरंड आयोग 1893, डूरंड रेखा 1894 बाद भारत और अफगानिस्तान के बीच। क्लियर? तब तो सी नहीं होगा। इसी हिसाब से अभी ये प्रथम तो देखिए ना, ये प्रथम लिखा है, कहां पे हैं आप लोग? किस यानी कि कहां? यहीं पे ना, पृथ्वी पे ही तो है। ये पॉइंट देखिए, 1891 में द्वितीय कारखाना अधिनियम, प्रथम 1881 रिपन। क्लियर? क्लियर है? हाँ सी, क्लियर, सी को ध्यान रखिएगा आप सभी लोग। कहा गया भाई? क्लियर है पॉइंट? कोई बात नहीं, नहीं नहीं मैं आपका, ठीक है ठीक है। अब ये बताइए, और भी आपका कुछ क्वेश्चंस बता दें, और भी आप क्वेश्चंस करना चाहेंगे इसमें, और भी आप क्वेश्चंस करना चाहेंगे? तो देखिए, जैसे आपसे पूछा जा सकता है, चलिए आप डायरेक्ट ना वोकैब में थोड़ा सा आंसर दीजिए ना। चलिए मुझे बताइएगा, मुझे आप सभी लोग बताइएगा कि क्यों? नहीं नहीं सही है, अरे गलत गलत जब बताएंगे ना तभी सही होगा, गलत बताएंगे तभी सही होगा। इसमें देखिए, यहीं से गलती से आप क्या नाम है ना सीखेंगे कि हाँ सही क्या है। आप मुझे बताइएगा कि जो द्वैध शासन प्रथा प्रारंभ हुआ था बंगाल में, वो कब हुआ था? द्वैध शासन प्रथा कब प्रारंभ हुआ था? द्वैध शासन, द्वैध शासन बताइएगा, द्वैध शासन के बारे में बताइए। देखिए, द्वैध शासन, द्वैध शासन, द्वैध शासन के बारे में बताइए, बताइए। द्वैध शासन, सती प्रथा का अंत कब हुआ था? सती प्रथा का अंत कब हुआ था? दास प्रथा का अंत कब हुआ था? ओके,
समाचार पत्रों का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, समाचार पत्रों का मुक्तिदाता, ये किसे कहा जाता है? ये सारे ऐसे इस प्रकार से क्वेश्चंस आएंगे आपको। आपको पूछा जाएगा सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? सिविल सेवा का जनक, सिविल सेवा का जनक किसे कहा जाता है? आप लोग देखिए, ये सारे क्वेश्चंस जो मैं बता रहा हूं ना, ये आपसे सीधा सीधा पूछा जाएगा। भारत का प्रथम गवर्नर, भारत का प्रथम गवर्नर, गवर्नर कौन है? ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि हड़प नीति ने किसको, हड़प नीति प्रारंभ कराया था? हड़प नीति प्रारंभ करा था, ये पूछा जाएगा। सहायक संधि, सहायक संधि प्रारंभ किया था। ओके, ये पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा कि सुगौली की संधि, सुगौली की संधि कब हुई थी? उस समय गवर्नर जनरल कौन था? तो ये सारी जो पॉइंट लिखाया हूं ना, सब क्वेश्चंस ही हैं। ओके, सब क्वेश्चंस हैं। 1839 दास प्रथा का अंत, कार्ल, हाँ मिटकॉफ, बढ़िया। 1856, 56 क्या बता रहे हैं? 1829 सती प्रथा, बढ़िया। बताइए, ये बताइएगा, सभी लोग बताइए। क्लियर है? मजा आ रहा है ना? अच्छा नीतू जी, एक बार आप दास प्रथा को देखिए ना, एक बार आप दास प्रथा को देखिए। 1839 है, हाँ बहुत बढ़िया। दास प्रथा 1839 है। देखिए, द्वैत शासन की बात करेगा तो 1765 याद रखिएगा। सती प्रथा 1829, ये 1843 की बात करता है। क्या कर रहे हैं आप लोग? 1843, 1843 ध्यान दीजिएगा। दास प्रथा लॉर्ड एलनबरो के बारे में याद रखिएगा। बताइए। मिटकॉफ, मिटकॉफ ये सही है। सुगौली 1816, 1816 नेपाल के साथ। सहायक संधि 1798 में लॉर्ड वेलेजली। हड़प नीति 1848 लॉर्ड डलहौजी। सिविल सेवा का जनक कार्नवालिस। भारत का प्रथम गवर्नर क्लाइव, सॉरी भारत का प्रथम गवर्नर जनरल की बात करेगा। भारत का प्रथम गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक की बात की जाएगी। ओके, अरे हाँ सर मैंने 1800, कोई भी दिक्कत नहीं, 1843 होगा, 43 होगा, 43 होगा, 43। ओके, कार्नवालिस, बढ़िया। सिविल सेवा के जनक कार्नवालिस होते हैं। आपको पता, कार्नवालिस कोड की बात की जाती है उस समय। ओके, कार्नवालिस कोड की उस समय बात की जाती है। फिर उसके बाद क्या नाम है कि बाकी आपको चीजें तो बता ही दिया। प्रथम जनगणना जो कराया गया था 1871 में, मेयो के समय में कराया गया था। नियमित जनगणना पूछे तो रिपन को याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाने वाला कौन था? तो था आपका लिटन, इसको याद रखिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त करने वाला लॉर्ड रिपन था, इसको याद रखिएगा। और स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और सबसे मदन मोहन मालवीय ने उसको सबसे लोकप्रिय नेता कहा था, वायसराय बोला था। डफरिन के समय में 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। डूरंड रेखा, डूरंड आयोग 1893, आपको पता है 1894 में रेखा की बात की जाएगी। रेखा वो वाली रेखा नहीं, डूरंड रेखा, रेखा अमिताभ बच्चन वाली रेखा नहीं, ये वाली रेखा। ओके, ये ध्यान रखिएगा। फिर 1839 में खत्म। हम कर्जन के बारे में अगली क्लास से, यानी कि अभी की ये कक्षा देखिए, अगर मुझे समय मिलता है तो मैं ट्यूसडे को लूंगा, क्योंकि मुझे आज ही निकलना है शाम को घर पे, और मैं जल्दबाजी में यहाँ पे चीजों को कंप्लीट करके नहीं जाना चाहता हूँ। और अभी जब नेक्स्ट टाइम से क्लास स्टार्ट होगा तो नियमित समय पे डेली क्लास होगा, और इस डेली कक्षा में आपका पूरा का पूरा यहाँ पे जो चीजें भी रहेंगी अच्छे तरीके से आपका हर चीज तैयार हो जाएगा। मैं आपको जब दिल्ली सल्तनत बताऊंगा ना, तो आपको मध्यकालीन इतिहास समझ में आता होगा कि क्या है कैसा है, वो भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आपको जो मैंने यहाँ पे खाका बताया था, किस प्रकार से मैंने एक्सप्लेन किया था चीजों को,
कि किस तरीके से मैं हम लोग इतिहास को जानेंगे, एक एक पॉइंट आपको बताएंगे। और मैं बताऊं, मैं लिख के ही पढ़ाऊंगा। लिख के पढ़ाने से ये होगा कि आपको समझ में आएगा और आपको याद हो जाएगा। आप लोग यहाँ पे लिख के पढ़ रहे हैं तभी आपको ये सारी चीजें, हाँ, आप नहीं पूछ रहा हूं, आपको, आप लिख के पढ़ रहे हैं ना, इसी वजह से ये सारी चीजें आपको याद है। अब सोचिए, पता है, ये सारी चीजें आप किसी से भी पूछ लेंगे, किसी को पता नहीं है। ये एग्जाम के हॉटस्पॉट क्वेश्चन है, हॉटस्पॉट क्वेश्चंस हैं ये। उसमें किसी ना किसी का, इन द सेंस कि कोई भी एग्जाम है, आपको यहां से क्वेश्चंस को क्या है कि देखने को मिल जाएंगे। और इन क्वेश्चंस के नजरिए से अगर आप देखेंगे तो 4-5 क्लास में, ये क्लास 4-5 हो गई, ये वो बात की बात है, लेकिन आपके पास जो कंटेंट है ना, वो सिर्फ आधे घंटे का कंटेंट है। आधे घंटे में आप पूरा रिवीजन कर सकते हैं। यहाँ पे लिखने में टाइम लगता है, पढ़ाने में टाइम लगता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 4-5 क्लासेस हो चुकी हैं और आपको उसी की वजह से सारी चीजें याद हो जाएंगी। और अब 3-4 दिनों में आप पूरा का पूरा 2-4 बार सिर्फ 10 मिनट दीजिए, पूरा याद। लिखते हुए चलिए, गवर्नर जनरल याद। आप कोई भी किसी की तैयारी करता रहा हो ना, आप अगर उनसे गवर्नर जनरल का क्रम पूछेंगे ना, तो उनको याद नहीं होगा, लेकिन आपको 1757 से लेकर आज 1899 तक की चीजें आपको याद है। तो ये है ना वाकई मजेदार बात, और आपको समझ में भी आ रहा है। आप कहाँ इतिहास के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, आज आपको पूरा का पूरा गवर्नर जनरल याद है और आपको चीजें याद हैं। इतिहास में है क्या, इतिहास का मतलब यहाँ पे आपको फैक्चुअल चीजों को याद रखना है, बस स्मार्ट तरीके से याद रखना है। ओके, अगर आप इन स्मार्ट तरीकों से याद रखते हुए चलेंगे ना, जब मैं आपको इसकी थ्योरी वाला पार्ट पढ़ाऊंगा ना कभी, तो वहां पे आपको समझ में आएगा, यार इतिहास में तो कुछ है ही नहीं, मुझे सिर्फ कहानी। मैं यहाँ पे प्रवचन दूंगा, और आप लोग वहां पे सुनेंगे, और आपको सीधा वो डायरेक्ट आपके जो आपका माइंड है ना, वहां पे वो सेव होता हुआ चला जाएगा, और वहां पे आपको फैक्चुअल चीजें याद करने की जरूरत नहीं होगी। आपको समझ में आएगा कि अच्छा, डूरंड रेखा की बात कर रहे हैं, वही अफगानिस्तान की बात कर रहे हैं, तो आपको ये भी वहां पे रिकॉल होगा। अच्छा, अफगानिस्तान का प्रथम युद्ध जो हुआ था वो 1838 से 42 के बीच में हुआ था। ओ, याद आया, याद आया। तो ये सारी चीजें आपके लिए क्या है कि बेहतर रहेंगी। वाकई ये चीजें लाजवाब हैं और आपको मजा भी आ रहा होगा। क्लियर? बताइए, समझ में आया आप सभी को? मेथड अभी आप देखिएगा, अभी मेथड इतने अच्छे तरीके से मैं बताऊंगा ना आपको। अभी जब आप लोग अधिवेशन पढ़ेंगे ना, तो एक बार फिर से मैं आपका पूरा का पूरा रिवीजन करूंगा। अधिवेशन 1885 से, फिर जब एक बार आप क्या नाम है कि यहाँ पे जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे ना संविधान का, तो वो भी एक बार रिवीजन होगा। फिर जब आप मेन मेन इतिहास पढ़ेंगे, तब तो आपको उसमें कुछ बचेगा ही नहीं, कुछ नहीं बचेगा। ओके, और मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि आप लोग जो पिछली क्लासेस हुई हैं, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, वहां पे जाके अपना कमेंट जरूर क्या है कि पुटअप किया करिए। अपने एक्सपीरियंस को जो भी लिखना चाहिए, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं सही पढ़ा रहा हूं तो सही लिखिए, गलत पढ़ा रहा हूं तो गलत लिखिए, कुछ भी लिखिए, लेकिन वहां पे कमेंट जरूर वहां पे लिखा करिए। आज की कक्षा में भी कमेंट लिखा करिए, पिछली क्लासेस जो हुई हैं वहां पे भी जाके कमेंट लिखिए। आप कमेंट क्या है ना, वो इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि उससे आप लोगों को तो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूं, आपको याद हो रहा है, तो आपको मोटिवेशन आ रहा है, और मेरा जो मोटिवेशन का तरीका है वो है आपका कमेंट, और आपका हमारे साथ क्या है कि चर्चा परिचर्चा की बात कर सकते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें वहां पर रहेगा, मुझे पता चलेगा कि हाँ आपको चीजें समझ में आ रही हैं, तो मैं उस तरीके से और भी किस तरीके से अपने आप को इस तरीके से ढालूं कि आपको और भी अच्छे तरीके से वहां पे चीजों को उपलब्ध करा सकूं, बेहतर चीजें उपलब्ध करा सकूं, ताकि आपको आसानी के साथ चीजें समझ में आ जाए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। ओके, तो ये सारी चीजें हैं। सर जल्दी आइएगा। हाँ देखिए, मैं जेआरसी पीजीडी, हाँ आपने किया है, कंचन जी ने किया है, बहुत सारे, शशि जी ने किया है, तो आप लोग भी बहुत सारे अभी क्लास एंड होने के बाद फिर से जाके वहां पे करिए, जहां पे नहीं किया है वहां पे करिए, फिर से करिए। मैं आऊंगा आपकी क्लास या तो क्या नाम है कि ट्यूसडे से चलेगी, ट्यूसडे से तो चलेगी पक्का, या तो मंडे या तो ट्यूसडे। ट्यूसडे से तो पक्का चलेगी, मंडे को थोड़ा सा कंफ्यूजन है, बाकी मंगलवार को क्लास चलेगी रेगुलर। ओके, ये ध्यान दीजिएगा। चलिए, ओके, अभी हम लोग क्या करते हैं ना,
क्लास को यहीं पे एंड करेंगे लॉर्ड कर्जन से, यानी कि 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, यानी कि 1899 से आगे की बात को कर्जन से स्टार्ट करेंगे और लॉर्ड माउंटबेटन तक की चीजों को कंप्लीट करेंगे। उसमें कुछ अच्छा खासा का इन द सेंस कि उसमें कंटेंट बहुत ज्यादा है और अभी जो हम पढ़ेंगे ना वही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा, वहीं से आपके स्वतंत्रता संग्राम शुरू होंगे, वहीं से प्रथम विश्व युद्ध शुरू होगा, वहीं से आपके गांधी जी आएंगे, वहीं से सुभाष चंद्र बोस आएंगे, वहीं से आपके नेहरू जी आएंगे, वहीं से आपके क्या नाम है कि भारत का विभाजन होगा, वहीं से आपका क्या नाम है कि आपका बंगाल का विभाजन होगा, वहीं से राजधानी चेंज होगा, वहीं से कांग्रेस के अधिवेशन जो होंगे, गांधी जी का अधिवेशन होगा, और उसके बाद गांधी इरविन समझौता होगा, गोलमेज सम्मेलन होगा, उसके बाद बहुत जलियांवाला कांड होगा, चौरा चौरी कांड होगा, बहुत सारी चीजें होंगी और उसी में सब कुछ है। अब इसमें आपका इतिहास कवर कर देंगे। ओके, चलिए सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे आप लोगों से मतलब कि अगली कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।